नमस्कार। वेलकम टू दी नॉलेज सीरीज। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सबसे बड़ा असेट क्या है, व्हाट इज योर मोस्ट वैल्यूएबल असेट इन योर लाइफ, सटनली हर आदमी का डिफरेंट डिफरेंट आंसर होगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरी फैमिली, कुछ लोग कहेंगे कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ कहेंगे मेरी प्रॉपर्टी, कोई लोग कहेंगे मेरा टैलेंट मेरा सेट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा सेट है, और हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि मेरे बच्चे मेरा सबसे बड़ा सेट है। ये बातें जो कही हैं बिल्कुल ठीक है, पर नहीं, सच तो ये है कि आपका सबसे जो बड़ा सेट है आप खुद है। ओनली यू, सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। चलिए इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक आपको शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक ऑफिस में जब सभी एम्प्लॉयज पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर एक बड़ा सा नोटिस मिला। उस पर लिखा था, कल वह शख्स मर गया जो इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी तरक्की को रोक रहा था। उस नोटिस में सभी एम्प्लॉयज को एक हॉल में अंतिम संस्कार के लिए बुलाया गया। इस खबर से शुरू में तो सभी एम्प्लॉयज अपने साथी की मौत से देखे बहुत दुखी हुए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी उत्सुकता बढ़ने लगी कि आखिर वह व्यक्ति कौन था जो उनकी तरक्की में रुकावट डाल रहा था। हाल में इतनी भीड़ जमा हो गई कि काबू करने के लिए गार्ड को बुलाना पड़ा। जैसे जैसे लोग कॉफिन के पास पहुंचे, उनकी उत्सुकता और बढ़ने लगी। हर कोई सोच रहा था कि कौन था ये आदमी जो हमारी तरक्की रोक रहा था। अच्छा हुआ मर गया, जो गलत है। एक एक करके सारे कर्मचारी कॉफिन के पास गए, लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो वे अचानक चुप हो गए। वे कॉफिन के पास हैरान और खामोश खड़े थे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छू लिया हो, क्योंकि कॉफिन के अंदर एक आईना, मिरर लगा हुआ था। जिसने भी अंदर देखा उसे अपनी ही तस्वीर दिखाई दी। जैसे हम लोग कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईने के बगल में एक बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, देयर इज ओनली वन पर्सन who can limit your progress, that is only you। यह देखकर सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ, यानी कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके विश्वास ही तय करते हैं कि आपकी दुनिया कैसी हो। सपोज आप सवेरे उठते हैं और सोचते हैं कि आज मुझे ये काम करने हैं, लेकिन फिर वही रूटीन, इंस्टाग्राम जाकर रील स्क्रॉल करना, रात को बैठ के गॉसिप करना, अपना टाइम वेस्ट करना। अब सोचिए, क्या यही वो जिंदगी है जो आप जीना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। हम अक्सर अपने सपनों को फ्यूचर पर टालते जाते हैं। जब टाइम मिलेगा तब सीखूंगा, जब पैसे होंगे तब इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। ये कहानी हम सब की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी। टेक पर्सनल कमांड ऑफ योर सेल्फ टूडे एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। डोंट लूज फोकस, ऑलवेज कीप इन्वेस्टिंग। मेरा अनुभव भी यही कहता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत किसी बाहर की चीज़ से नहीं, खुद आपसे ही होती है। वॉरेन बफे, हु इज एन अमेरिकन इन्वेस्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, जो कि फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में आते हैं, वो अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। वो आज भी अपनी गाड़ी को चलाते हैं और अपने पुराने घर में ही रहते हैं। वो कहते हैं
कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ. द मोर यू लर्न, द मोर यू विल अर्न. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो है इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, यानी कि खुद में निवेश करना. हम उन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को सही मायनों में सक्सेसफुल बनाएगी. क्या आप जानना चाहेंगे कि वह कौन सी इन्वेस्टमेंट है? तो चलिए शुरू करते हैं. इन्वेस्टमेंट नंबर 1, और वो है इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज. आप कोई भी अमीर आदमी या बड़ा इंसान देख लीजिए, उन्हीं सभी के घर में एक लाइब्रेरी जरूर होगी. एंड देयर इज ए कोट दैट सेज, पुअर पीपल हैव बिग टीवीज, रिच पीपल हैव बिग लाइब्रेरीज. ये कोट मेरा नहीं है, ये कोट एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर उसका कोट है. बुक्स गिव यू नॉलेज, इंटरनेट गिव यू द इंफॉर्मेशन. ऑल्सो देयर इज ए चाइनीज proverb दैट सेज, बुक कंटेन्स ए हाउस ऑफ गोल्ड. आज की तेज बदलती दुनिया में सीखते रहना बहुत ज़रूरी है. वॉरेन बफेट आज भी 5-6 घंटे डेली पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि उनका मानना है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ हासिल कर लिया है, वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें टाइम मिले, कम से कम आपको 50-100 पेज एवरी डे आपको पढ़ने चाहिए. दैट्स हाउ नॉलेज वर्क. इट बिल्ड अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट. ये उनका मानना है. जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही ज्ञान भी रोज थोड़ा थोड़ा जमा होकर बहुत बड़ा हो जाता है. ऑनरेबल रेस्पेक्टेड लेट डॉक्टर APJ कलाम सर, जो भारत के 11वें प्रेसिडेंट और एक महान साइंटिस्ट थे, उनका मानना था सीखना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए. जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं. रेस्पेक्टेड कलाम सर ने अपनी पूरी लाइफ में सीखना कभी भी बंद नहीं करा. वो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाकर स्टूडेंट से मिलते थे, उनसे सवाल पूछते थे और ख़ुद भी उनसे कुछ नया सीखते थे. और इस मामले में हमारी यूनिवर्सिटी बहुत लकी है. उनके हमारे यूनिवर्सिटी में चरण पढ़ रहे थे, वो हमारे बच्चों से मिले, तो 1-1.5 घंटा उन्होंने लेक्चर दिया, और उन्होंने हमारे सारे स्टाफ को कहा कि लाइफ के अंदर कुछ अपने कंसेप्ट बनाओ. उन्होंने कंसेप्ट का नाम दिया 20-20-20. वो कंसेप्ट क्या था? जिसका मतलब हर रोज़ 20 मिनट आप रीड करो बिफोर, जब भी तुम्हें टाइम मिले, सोने से पहले या ट्रैवल कर रहे हो एटसेट्रा वगैरह. 20 मिनट डेली आप एक्सरसाइज करो और 20 मिनट म्यूज़िक सुनो. इसलिए मैं हर रोज़ 20 मिनट रीड करता हूँ, 20 मिनट वॉक करता हूँ और 20 मिनट म्यूज़िक सुनता भी हूँ. और अच्छा कैसियो और अच्छा ड्रम मैं बजा भी लेता हूँ. मैंने घर में 2 टीचर रखे हुए हैं जो मुझे रात को 9 से 9:20 तक 20 मिनट के लिए डेली सिखाने आते हैं. कई बार हम लोग बिजी होते हैं, बट इवन देन वी लर्न इट, बिकॉज ये उनका मानना है, सर का मानना है कि म्यूजिक कंसोलिडेट माइंड, बॉडी एंड सोल. डॉक्टर कलाम सर की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु भी पढ़ाते हुए हो. और फिर 27 जुलाई 2015 को वो जब IIM शिलोंग में स्टूडेंट को क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लेनेट अर्थ टॉपिक पर लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें देर का दौरा पड़ा और उन्होंने अंतिम सांस ली. हम लोग हमेशा प्रे करते हैं कि भगवान जी उनको, गॉड जो है, उनकी सोल को हमेशा शांति दे. ऐसे इंसान तो मेरा ख्याल है भगवान भी 100 सालों बाद, हज़ारों सालों बाद पैदा करते हैं. थैंक कलाम सर, आप हमारे कैंपस आए, हमें आपने बहुत सारी बातें बताई, हमारे बच्चों को बातें बताई, हमारे टीचर को बातें बताई, हमारी फैमिली को बातें बताई. उसके लिए दिल से धन्यवाद सर. चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट नंबर 2 की. दैट इज इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप. देयर इज ए वेरी फेमस सेइंग, इट्स नॉट दैट व्हाट यू नो बट हु यू नो. अच्छे और मजबूत रिश्ते हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं. जब हम खुश होते हैं तो खुशी बांटने के लिए लोग होते हैं,
और जब हम दुखी होते हैं सहारा देने के लिए भी लोग होते हैं। अच्छे रिश्ते हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑनरेबल लेट श्री रतन टाटा जी को तो सभी जानते हैं। वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन लोग उन्हें उनके काम या पैसे के लिए नहीं जानते। लोग उन्हें उनके अच्छे स्वभाव, रिश्तों को निभाने और लोगों की वैल्यू करने के लिए जानते हैं। पीपल डोंट रिमेंबर व्हाट यू सेड और व्हाट यू डिड, दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। लेट श्री रतन टाटा जी कहते थे, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट विद माई ओन पीपल। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। श्री रतन टाटा जी अपने एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंट फील कराते थे। उन्हें पता था किसी भी बड़ी सक्सेस के पीछे लोगों का ही योगदान होता है। जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं, टीम बोलते हैं। टीम का मतलब ही होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। रिश्तों की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि दिल्ली के अंदर एक एग्जीबिशन थी। उस एग्जीबिशन में मैकेनिकल के हमारे बच्चे गए हुए थे। ये थोड़ी सी पुरानी बात है। तो हमारा पहला स्टॉल था। तो जब उस पहले स्टॉल पर गए तो रतन टाटा जी वहाँ खुद थे अपनी टीम के साथ। वो हमारे बच्चों से उन्होंने इंटरेक्शन करी और उनको बड़े अच्छे आइडिया उनसे मिले। तो टाइम कम था, वो आगे शायद गए भी नहीं। तो उन्होंने अपने एक जो उनके साथ लोग थे उनको कहा, ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोशिश करो इन बच्चों को एम्प्लॉय टाटा मोटर में कर लो। विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज भी हमारे बच्चे बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं और टाटा कंपनी में ही काम कर रहे हैं। थैंक यू रतन टाटा सर कि आपने हमारे बच्चों को इतना मोटिवेट करा। तो आज भी द डे वन और डे लास्ट आज भी टाटा मोटर में काम कर रहे हैं। उसके लिए ग्रेटफुल ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी सर। स्टोरी है फादर और सन की, क्यों हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप एक फादर और सन के एक छोटी स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक बेटा अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। नेचुरल बात है, हर बेटा अपने पिताजी से प्यार करता है। उसके पिताजी उसके हीरो थे और उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे। समय बीतता गया और समय के साथ साथ उसके पिताजी भी बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो गए। उनका बेटा हमेशा उन्हें खुश रखने के तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन बेटा अपने पिताजी को एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में ले गया, क्योंकि उसे बाहर का खाना पिताजी को बहुत बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने पिताजी के साथ वही पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता था और उनके चेहरे पर फिर से वही मुस्कान देखना चाहता था। जब वो रेस्टोरेंट में पहुँचे तो संगीत और हल्की रोशनी उस जगह को बेहद खूबसूरत बना रही थी। वहाँ और भी बहुत सारे लोग विद फैमिली वहाँ बैठे हुए थे। यह पिता और उनके बेटे दोनों के लिए एक अद्भुत शाम थी। उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक नजर आ रही थी। जब उनका खाना आया तो बूढ़े पिताजी के खाते समय हाथ कांपने लगे। वह बहुत घबरा हुए थे। हाथ कांपने के कारण कुछ खाना उनके कपड़ों पर गिर गया और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उनके हाथ से जोर से आवाज़ करते हुए चम्मच जमीन पर गिर गया, जिस वजह से आसपास के सारे लोग उनकी ओर देखने लगे। उनका बेटा अपनी सीट से उठा, अपने रुमाल से पिताजी का मुंह साफ किया और फिर प्यार से उनके कपड़े साफ करने लगा। उसके बाद उसने अपने हाथों से अपने पिताजी को खाना खिलाया। पिताजी ने बेटे से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने पिताजी को जवाब दिया, क्यों पिताजी, जब मैं बच्चा था और इसी तरह खाना गिरा दिया करता था तो क्या आपको मुझसे शर्मिंदगी महसूस होती थी? यह सुनकर पिता का चेहरा खुशी से दम उठा। रेस्टोरेंट में हर कोई उन्हें ही देख रहा था। इस भावुक दृश्य से सभी लोग प्रभावित हुए।
जब उन्होंने बिल पे किया और जाने लगे तो पीछे से एक आदमी ने आवाज़ दी, माफ़ कीजिए, आप कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। बेटे ने अपनी जेब देखी और कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। तो आदमी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, आप कुछ छोड़े जा रहे हैं। आप यहाँ हर पिता के लिए उम्मीद और हर बेटे के लिए एक सबक छोड़ के जा रहे हैं। माता पिता की देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। जैसे उन्होंने बचपन में निस्वार्थ भाव से हमारी हर ज़रूरत पूरी की, वैसे ही हमारा फ़र्ज बनता है कि बुढ़ापे में उनका सहारा बने। पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है, और माँ कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। इसलिए रिश्ता चाहे कोई भी हो, हर रिश्ते को कदर करें। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन माइंडसेट। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत, अपॉर्चुनिटीज़ या किस्मत पर निर्भर करती है। ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो इन सबसे ऊपर है, वो है आपकी सफलता की दिशा तय करती है। लोग कहते हैं ना कि नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं है। तो इसलिए आपका नज़रिया मीन्स आपका जो माइंड सेट है, यानी कि सोचने का तरीका। तो चलिए आपको इस इन्वेस्टमेंट इन माइंड सेट के लिए एक छोटी सी एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में दो दोस्त थे। एक फिक्टिशियन नाम लेते हैं, लेट अस से राहुल और समीर। दोनों को बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन वो दोनों नर्सरी के, उन्होंने एक ही तरह के दो पौधे खरीदे। राहुल ने उस पौधे को तुरंत अपने बगीचे में लगा दिया। उसने सोचा, यह तो बस एक पौधा है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने कभी कभार भी पानी डाला और धूप का भी खास ध्यान नहीं रखा। उसने सोचा कि पौधा अपने आप ही बढ़ जाएगा। कुछ ही हफ्तों में राहुल का पौधा मुरझाने लगा और उसकी पत्तियां पीली पड़ गई। उसकी थिंकिंग थी पौधा अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। दूसरी ओर समीर ने अपना पौधा लगाने से पहले बहुत सोचा। उसने ज़मीन तैयार करी, उसमें खाद डाली और उसे सही धूप वाली जगह पर लगाया ताकि उसे पर्याप्त पोषण मिले। उसने हर दिन पौधे को नियमित रूप से पानी दिया, उसकी देखभाल की और धैर्य से उसके बढ़ने का इंतजार किया। कई हफ्तों तक कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में विश्वास रखा कि अगर वह सही तरीके से देखभाल करेगा तो पौधा जरूर बढ़ेगा और फलेगा और फूलेगा। उसकी माइंड सेट थी कि हर चीज़ में समय और मेहनत लगती है, मुझे धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। कुछ महीनों बाद समीर का छोटा सा पौधा एक मजबूत और हरे भरे पेड़ में बदल गया, जिस पर सुंदर फूल खिले और फल लगने लगे। राहुल ने जब यह देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सिर्फ पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं, उसे सही माइंडसेट के साथ पोषित करना भी जरूरी है। सही जगह चुनना, नियमित देखभाल करना और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारा जीवन भी उस पौधे की तरह है। हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी आदतें उस मिट्टी, पानी और धूप की तरह है जो उस पौधे को पोषित करती है। जब हम माइंडसेट में इन्वेस्ट करते हैं, हम खुद को सक्सेस के लिए तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समीर ने अपने पौधे को एक मजबूत पेड़ में बदल दिया था। सो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आपने निक का नाम सुना होगा। वो एक ऐसे इंसान है जो बिना हाथ और पैरों के पैदा हुए। बचपन में उन्होंने कई मुश्किलें झेली। स्कूल में बच्चों ने मजाक बनाया, अकेलापन महसूस करा और डिप्रेशन से भी गुजरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर भरोसा किया और तय किया वह अपनी कमजोरी को ताकत में बदलेंगे। आज वो एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं।
सिमिलरली माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर में से एक है, उन्हें अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। सोचिए अगर उन्होंने अपना माइंडसेट ना बनाया होता और यह सोच लिया होता कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाऊँगा, तो क्या वो इतने सक्सेसफुल हो पाते? बिल्कुल नहीं। माइंडसेट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यह आपको चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। हमेशा याद रखिए, यह आपके सोचने का तरीका ही है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। तो अब हमने बात की अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट इन माइंडसेट, लेकिन एक और इन्वेस्टमेंट है जो इन सबसे बढ़कर है और जिसके बिना बाकी सारी इन्वेस्टमेंट अधूरी है, और वो है आपकी हेल्थ। सो फोर्थ पॉइंट हमारा है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, एवरीबॉडी नोज। सोचिए अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है तो क्या फायदा? स्टीव जॉब एप्पल के को फाउंडर थे। उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। When Steve Jobs was a kid, he would see his father do carpentry and make cars in their garage. His father was a perfectionist and was very particular for quality and possessed great attention for detail. So he made even the hidden part of the car as beautiful as the front part. For him, craftsmanship was not about showing off. It was part of his personality, which later Steve imbibed as he grew up. उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक नई कंपनी शुरू की और फिक्सर एनिमेशन स्टूडियो भी स्थापित करा। बाद में वो एप्पल में वापस लौट आए और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। उनका ड्रीम था कि हर घर में टेक्नोलॉजी पहुंचे और उन्होंने इसे पूरा भी किया। पीपल कंसिडर स्टीव जॉब ए जीनियस एंड ए विजनरी, but even he cultivated his taste by looking at his father's habits, the home around him and the everyday product that were tastefully made. स्टीव जॉब ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, You can employ someone to drive your car, but you cannot hire someone to carry your dishes. It does not happen overnight. It is a work you will need to make an effort. That is why great taste is rare. Most people don't want to put in the work and the effort. They would rather get sucked into the spiral of trivial content. तो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट हेल्थ की, तो ये उनका कोट था सर का, उनकी बायोग्राफी से मैंने कॉपी करा है। तो लाइफ के अंदर आप कुछ भी कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हेल्थ ही है। अगर आपके पास सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, और अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो सब बेकार। इसी तरह हम बात करते हैं रशिया के ऑनरेबल रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन अपने डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। वो जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं और अक्सर विभिन्न खेलों में भाग लेते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि उनका स्वस्थ होना न केवल उनकी बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिमिलरली सर, हमारे 44th ऑनरेबल प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड बाराक ओबामा जी अपनी फिटनेस के प्रति काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो आज भी डेली रनिंग करते हैं और उनका मानना है एक स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सिमिलरली एग्जाम्पल बहुत था हमारे पास विराट कोहली की सफलता का एक बड़ा राज उनकी असाधारण फिटनेस और अनुशासित जीवन शैली है। उन्होंने अपनी डाइट और वर्कआउट में बदलाव कर खुद को बेहतरीन एथलीट बनाया। ये सभी लोग दर्शाते हैं कि जीवन में सफलता और खुशहाली के लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले।
गर्मी का मौसम था और दोपहर का वक्त था। शिकार का पीछा करते करते राजा रास्ता भटक गए और अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गए। उन्हें ना तो रास्ता मिल रहा था और ना ही पानी। प्यास से उनका गला सूख रहा था। तभी अचानक उन्हें एक लकड़हारा लकड़ियां काटता हुआ दिखाई दिया। राजा तुरंत उसके पास गए और बोले, भाई थोड़ा पानी मिलेगा, बड़ी जोर की प्यास लगी है। लकड़हारे ने ऊपर से नीचे तक राजा की वेशभूषा देखी और तुरंत समझ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप बस आज्ञा दीजिए, आपकी सेवा में जो हुक्म है वो हो जाएगा। राजा ने सबसे पहले पानी पिया, फिर उससे रास्ता पूछा क्योंकि वो भटक गए थे। राजा लकड़हारे की सेवा से बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा, जब भी तुम कभी राजधानी आओ तो मुझसे राजमहल में मिलने जरूर आना। तुम्हारे लिए हमारी तरफ से एक शानदार इनाम बाकी है जो अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शाम को लकड़हारा लकड़ियां काट कर घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को राजा से मिलने की बात बताई और यह भी बताया कि राजा ने उसे इनाम देने का वादा किया है। पत्नी ने कहा, इंतजार क्यों करना, सुबह ही निकल जाओ। अगली सुबह लकड़हारा अपने गांव से राजधानी के लिए रवाना हो गया। राजमहल पहुंचकर उसने सैनिकों को बताया कि उसे राजा से मिलना है। सैनिक पहले तो हिचकिचाए कि एक लकड़हारे से राजा को क्यों मिलना है, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा को खबर दे दी। राजा ने कहा, उसे अंदर आने दो। राजा ने लकड़हारे को देखा। वह गरीब फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। राजा ने सोचा इसे क्या दिया जाए। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। राजा के पास चंदन के पेड़ों का एक बहुत ही शानदार बगीचा था। उन्होंने सोचा कि लकड़हारा है, पेड़ों की समझ भी इसके होगी। तो राजा ने उस लकड़हारे को चंदन का पूरा बगीचा दे दिया। लकड़हारा बहुत खुश हुआ कि राजा ने उसे पूरा बगीचा ही इनाम में कर दिया। वह खुशी खुशी घर गया और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। उसने चंदन के बगीचे की देखभाल करनी शुरू की, लेकिन लकड़हारा तो लकड़ियां काटने का काम करता था। उसे चंदन की लकड़ियां काटनी शुरू कर दी और उन्हें जलाकर ओला बनाकर बेचने लगा। वह एक एक करके सारे पेड़ों को काटता चला गया और देखते ही देखते बगीचा धीरे धीरे वीरान होने लगा। कुछ समय बाद राजा को उस लकड़हारे का ख्याल आया। उन्होंने सोचा, चलो उस लकड़हारे से मिलते हैं और देखते हैं कि वो बगीचा कैसा है। जरूर उसने उसे और भी शानदार बना दिया होगा। यह सोचते सोचते राजा उस बगीचे के पास पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई बगीचा ही नहीं था। थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ कोयले के ढेर पड़े थे और कुछ ही पेड़ बचे थे जिनसे बस थोड़ा बहुत छाया मिल सकती थी। बगीचे का यह हाल देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने तुरंत लकड़हारे को बुलाया और पूछा, यह तुमने क्या किया, इस बगीचे का ऐसा हाल क्यों कर दिया? लकड़हारे ने जवाब दिया, महाराज मैंने क्या किया, मैंने तो लकड़ियां काट काट कर उनसे कोयला बनाकर बेच दिया। आपका धन्यवाद कि आपने मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी कर दी। पहले हम बहुत गरीब थे, लेकिन अब आपकी कृपा से हम लोग ठीक ठाक हाल में जी रहे हैं। राजा को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि लकड़हारे ने सारे चंदन के पेड़ों को जलाकर राख कर दिया। राजा ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस जमीन पर पड़ा चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और लकड़हारे से कहा, यह लो, इसे लेकर अभी बाजार जाओ और बेच कर आओ। वापस आकर बताना कि तुम्हें इसके कितने रुपए मिले। लकड़हारा गया। उसने चंदन की उस छोटी सी लकड़ी को बाजार में बेचा। उस छोटी सी लकड़ी के जो दाम उसे मिले
उन्हें देखकर उसकी आंखें खुल गई। उस एक छोटी सी लकड़ी के दाम उसके द्वारा बेचे गए सारे कोयले से कई गुना ज्यादा थे। उसे समझ में आ गया कि यह बहुत ही कीमती लकड़ी थी, जिसका पूरा बगीचा राजा ने उसके नाम कर दिया था। वह भागकर वापस राजा के पैरों में गिर गया और बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दो, आपने जो मुझे हीरा दिया था वो मैं उसे लोहा समझकर काम चलाता रहा। यह छोटी सी कहानी सिर्फ एक लकड़हारे राजा और चंदन की बगीचे की नहीं है, यह कहानी आपकी और सबकी है। यह चंदन का बगीचा हमारा ये शरीर है, यह जीवन है जो हमें बड़े भाग्य से मनुष्य के रूप में मिला हुआ है। यह एक अपॉर्चुनिटी है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको पता चलेगा कि आपका बगीचा जलकर राख होने को आया है, बहुत थोड़े से पेड़ बचे हैं, बहुत कम सांसें बची है, तब शायद आपको इस बगीचे की असली कीमत समझ में आएगी। यह चंदन का बाग आपको सुगंधित करने के लिए मिला है, दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए मिला है। इसे फालतू की चीज़ों में, चाहे वह गुस्सा हो, ईर्ष्या हो या बुरी आदतें हो, उनके चक्कर में पड़कर बर्बाद मत कीजिए। इसे जलाकर कोला मत बनाइए। अपने जीवन के असली मूल्य को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, आपका सबसे बड़ा असेट कोई गाड़ी, बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। खुद से प्यार करें, खुद पर विश्वास करें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हमने आज बात की इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट इन माइंडसेट एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगली नॉलेज सीरीज में। हमेशा याद रखना, मुश्किलें नहीं तुम खुद हो जो अपने आप को रोकते हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।